हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक भटकती आत्मा की। ये कहानी जुड़ी हुई है राजू नाम के एक इंसान की, जो कि बैंकॉक में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 3 लोग थे। वो खुद, उसकी पत्नी और उसकी 5 साल की बच्ची। तो डेली रूटीन से बोर होकर वो एक फॉरेन ट्रिप प्लान करना चाहता था। तो अपनी बीवी के साथ झगड़ झगड़ कर आखिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इंडिया घूमने जाएंगे। तो फिर सब तय हो जाता है और अगले महीने की फ़्लाइट वो लोग तय करते हैं। तो फ़्लाइट शेड्यूल होती है 14 तारीख को। तो 14 तारीख आती है और सब लोग तैयार होते हैं। और राजीव की पत्नी उसे राजीव से कहती है कि मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। जब हम लोग निकलेंगे उस टाइम पे वो मटर पनीर की सब्ज़ी अपने साथ पैक कर लेना। इतना कहकर वो अपनी तैयारी में लग जाती है और थोड़ी देर बाद सबकी तैयारी ख़त्म होती है और उन्हें लेने के लिए फ़्लाइट को जाने के लिए उन्हें लेने टैक्सी आती है। तो टैक्सी में बैठकर वो लोग फ़्लाइट की तरफ जाते हैं। और फ़्लाइट में बैठने के बाद राजीव की पत्नी को ये रियलाइज़ होता है कि राजीव अपने साथ वो मटर पनीर पैक करके लाना भूल गया। तो एज़ यूजुअल संसार की परंपरा चलती आ रही है। राजीव की पत्नी राजीव का दिमाग खाना चालू कर देती है। फ़्लाइट चढ़ने से लेकर फ़्लाइट उतरने तक वो राजीव को पूरा परेशान कर देती है। तो जब फ़्लाइट उतरती है तो राजीव जल्द से जल्द टैक्सी पाना चाहता था ताकि वो लोग होटल की तरफ जा सके और वहाँ पे जल्दी से फ्रेश हो सके, ताकि वो अपनी पत्नी की डांट ना सुने। तो वो टैक्सी ढूंढता है और बिना टैक्सी को बुलाए ही एक बूढ़ा आदमी अपनी टैक्सी लेकर उनकी तरफ आता है और बोलता है कि सर, मैं आपको होटल की तरफ ले जाता हूँ। तो वो अजीब आदमी होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि किस होटल की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं आपको होटल की तरफ ले जाता हूँ। तो ये बात राजीव को अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो उस टैक्सी में बैठता है अपनी फैमिली के साथ और वो लोग निकल पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में फेस्टिवल सीज़न चालू रहता है, इसलिए ज़्यादातर होटल्स और इन्स फुल हो गए थे। उन्हें कहीं पर रूम मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, वहाँ मैं आपको ले जाऊँगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक टेनिस कोर्ट के सामने वाला एक होटल के सामने उतार देता है और कहता है कि सर, मैं आपका सामान अपने आपको ले जाने में मदद करता हूँ। तो राजीव उसे वो सामान उठा कर देता है और वो बूढ़ा आदमी वो सामान लेकर होटल तक उसकी मदद करता है। तो राजीव बहुत खुश था कि अच्छा सा होटल मिल गया। होटल का नाम था होटल मून प्रिंसेस। तो वो बूढ़े आदमी को शुक्रिया कहता है और वो बूढ़ा आदमी फिर चला जाता है। और जाते जाते सिर्फ एक बात कह जाता है कि सर, ये एरिया थोड़ा सा हॉन्टेड है, इसलिए ज़रा संभाल कर रहना। लेकिन राजीव ठहरा एकदम निडर आदमी। वो किसी से नहीं डरता था। वो बोलता है मैं देख लूँगा, और वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। लेकिन राजू को एक बात याद आती है कि उसने टैक्सी वाले को पैसे ही नहीं दिए। तो वो टैक्सी ड्राइवर के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर कुछ सुन नहीं पाता और उसी तरह टैक्सी लेकर निकल जाता है। तो राजू को लगता है कि बूढ़ा आदमी है, उससे ठीक से सुनाई नहीं देता होगा, इसलिए वो चला गया होगा। तो इसलिए राजू बोलता है कि अच्छा, मैं इसके टैक्सी का नंबर जल्दी से नोट कर लेता हूँ, क्योंकि जब वो फ़्लाइट से वापस जाएंगे बैंकॉक तो
तब वो उसका फ़ोन नंबर ट्रेस कर लेगा, जिससे कि उसे उस टैक्सी का भाड़ा देने में आसानी होगी। तो राजीव होटल की तरफ वापस आता है और अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्ची के साथ वहाँ पे काउंटर पे जाता है। और वहाँ पर एक 40 साल की औरत बैठी होती है जो कि होटल की ओनर होती है, और साइड में 2 स्टाफ मेंबर्स खड़े होते हैं। तो जो होटल की ओनर होती है वो राजू से पूछती है, सर आपको रूम मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। और राजीव से कुछ देर बात करती है। तो राजीव की पत्नी, जाहिर सी बात है, जलन तो होगी, तो जल्दी से राजीव का हाथ खींचकर राजीव को रूम की तरफ चलने के लिए फोर्स करती है। तो इतनी बात होती है और वो लोग फिर रूम में जाते हैं और नहा धोकर फिर रेडी होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आज की रात हम यहीं बिताएंगे, कल सुबह हम टूरिज़्म के लिए निकल जाएंगे। दिन में टूरिज़्म करेंगे और रात को हम यहाँ होटल पे आकर सो जाएंगे। ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। तो फिर सब एकदम ठीक से चल रहा था, लेकिन राजीव को ये थॉट थोड़ा सा फील हो रहा था कि उस बूढ़े आदमी ने वैसा क्यों किया। ये जगह हॉन्टेड है, फिर उसने टैक्सी का भाड़ा नहीं दिया और बिना पूछे वो होटल के सामने कैसे आ गया, जबकि उस बूढ़े आदमी को पहले से नहीं जानता था। तो इस होटल मून प्रिंसेस के सामने ही उसने क्यों खड़ा किया। तो इन बारे में राजीव जब सोच रहा था तो उसकी बीवी बोलती है, ज़्यादा मत सोचिए, चलिए जल्दी सो जाइए। तो वो लोग सो जाते हैं और सुबह टूरिज़्म के लिए निकल जाते हैं। तो जैसा कि तय हुआ था, वो लोग सब नॉर्मली टूरिज़्म दिन में करते हैं और रात को होटल में सोने के लिए आते हैं। तो ये सब एकदम ठीक तरह से चला। 2 दिन हो गए, सब नॉर्मली चल रहा था। लेकिन दूसरा दिन जब ख़त्म हुआ तब तीसरे दिन से अजीब चीज़ें होनी चालू हुई। जब एक बार राजीव होटल से बाहर जा रहा था तब उसके हाथ में एक रुद्राक्ष था, जो कि उसके पिता ने उसे दिया था जब उनका देहांत से कुछ महीने पहले। उसके हाथ में पहनाने के लिए रुद्राक्ष दिया था, वो राजीव के हाथ में था। तो वो रुद्राक्ष उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वहाँ पे साइड पे ही होटल की ओनर होती है। तो रुद्राक्ष को नीचे गिरता हुआ देखकर वो होटल की ओनर जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्से में बोलने लगती है कि तुम्हें अपना रुद्राक्ष ठीक से संभालना चाहिए, ऐसे यहाँ वहाँ गिरना नहीं चाहिए, मेरे पैर के पास आ गया तुम्हारा रुद्राक्ष। ऐसा एकदम क्रूएल तरीके से बात करने लगती है। तो राजू अचानक डर जाता है, ये औरत ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मेरा रुद्राक्ष नीचे गिर गया तो उसमें इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी राजीव इग्नोर करता है और टूरिज़्म के लिए अपने फैमिली के साथ चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो लोग टूरिज़्म से वापस आ रहे थे तो राजीव की पत्नी की नज़र उस होटल ओनर की गर्दन पे गई। तो वहाँ उसने देखा कि उसकी गर्दन से लेकर उसके चेस्ट तक एक बड़ा सा निशान लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, क्यूरियोसिटी होती है। तो उसने उस होटल ओनर से कहा कि ये निशान किस चीज़ का है, लेकिन होटल ओनर ने इग्नोर कर दिया। जैसे हर लड़की अपने से बेटर लड़की को इग्नोर कर देती है, उसी तरह से होटल ओनर ने उस राजीव की वाइफ को इग्नोर कर दिया। तो लेकिन राजीव की वाइफ भी कुछ कम नहीं थी, उसमें भी बहुत एटीट्यूड था। तो अपने एटीट्यूड की वजह से उसने भी कुछ नहीं बोला और गुस्से में अपने रूम की तरफ चली गई। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही थी और राजू की बीवी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि राजू ने उसे वो रुद्राक्ष वाला इंसिडेंट भी बताया था और वो होटल ओनर की गर्दन पे वो निशान। फिर वो बूढ़ा आदमी जिसने बिना बताए ऐसा होटल कैसे ढूंढ लिया
इस फेस्टिवल सीज़न में जहाँ पर कोई कस्टमर्स नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचकर राजीव की पत्नी को डर लगने लगा था। तो वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हम लोग ये होटल छोड़कर वापस बैंकॉक चले जाएं। तो अगले दिन सुबह अचानक राजू की बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है। तो राजू घबरा जाता है, उसे फीवर हुआ होता है। अगर जल्दी हॉस्पिटल में ना ले दिया जाए तो फिर उसका बुखार बढ़ सकता था। इसलिए राजू को जब ये रियलाइज़ होता है कि फीवर आया है उसकी बेटी को, तो वो अचानक हॉस्पिटल की तरफ दौड़ चलता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी 2 घंटे में आता हूँ हॉस्पिटल से और इसे इंजेक्शन दे आता हूँ। तो जल्दबाजी में वो अपने साथ अपना मोबाइल लेना भूल गया और उसने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं 2 घंटे में वापस लौट आऊँगा। लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। ट्रैफिक की वजह से उसे वापस होटल आने में 2 की जगह 4 घंटे लग गए और वाइफ के साथ 4 घंटे से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। वो जल्दी से अपने होटल की तरफ जाना चाहता था क्योंकि उसकी बीवी वहाँ पे अकेली थी। तो वो दौड़ कर जैसे ही वो टैक्सी से बाहर उतरा, वैसे ही अपने होटल की तरफ दौड़ चला। लेकिन होटल के सामने आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो डर से कांपने लगा, उसके पैर कांपने लगे। उसके गोद में उसकी बेटी थी और उसके आंखों में एक अलग ही डर था। तो आखिर ऐसा क्या देख लिया था राजीव ने? तो असल में वो ये देखता है कि जिस होटल में वो लोग रुके थे, उस होटल की जगह पर एक कब्रिस्तान बना हुआ है। तो कोई भी ये सोचकर बहुत डर जाएगा। तो वो डर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। तभी उसकी बेटी भी जाग गई, जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, यहाँ पे ये होटल था, ये होटल कहाँ गया। तो आसपास लोग आए और उससे पूछने लगे कि कौन हो भाई, क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि यहाँ पे होटल मून प्रिंसेस था, वो कहाँ गया। तो वो लोग कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, यहाँ पर तो गेट लॉक्ड कब्रिस्तान है जो कि 2 साल से यहाँ पर है। तो राजू कुछ बोलने की हालत में नहीं था। ये सुनने पर वो बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसे तो बस ये मालूम था उस सिटी में का कि यहाँ पे टेनिस कोर्ट है और उसके सामने होटल मून प्रिंसेस है। लेकिन अब उसे ये रियलाइज़ होता है कि वहाँ पर कोई होटल था ही नहीं, वहाँ पर तो कब्रिस्तान है। तो वो रोने लगा ज़ोर से, मेरी बीवी कहाँ है, अब मैं क्या करूँ। तो लोग उसके फोर्सिबली कहने पर वो कब्रिस्तान खुलवाते हैं क्योंकि उसे राजीव को अपनी बीवी ढूंढनी थी। तो वो रोने लगा, यहाँ वहाँ कब्र की तरफ देखने लगा। तो एक कब्र थी जिसके साइड में राजीव की बीवी बेहोश हुई थी। तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो बेहोश थी। तो उसने जल्दी से एक तांत्रिक को बुलाया क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा था और इस हादसे से राजीव को एक तांत्रिक ही बाहर निकाल सकता था क्योंकि किसी और पर वो कैसे भरोसा कर सकता है। कोई सुपर नेचुरल पावर्स होंगी जिसकी वजह से ये हादसा उसके साथ हुआ और उसकी बीवी बेहोश हो गई। तो जब वो तांत्रिक को बुलाता है तो वो तांत्रिक कुछ
करी थी और आपके सामने एक ऐसा भ्रम बना दिया था कि यहाँ पर एक होटल है, होटल मून प्रिंसेस। और उस होटल में जो आपको होटल ओनर दिखी थी, जिसकी नेक पर एक निशान था, वो असल में एक भटकती हुई आत्मा है, जो कि जिसकी की कब्र उस कब्रिस्तान में है, जो कि आपको दिख रहा है। तो वो भटकती हुई आत्मा थी जो उस होटल में आपको होटल ओनर के रूप में दिखी और आपको वहाँ तक लाया था एक तांत्रिक। तो वो पूरी स्टोरी रिवाइंड करता है, तो उन्हें पता चलता है कि वो एक भटकती आत्मा थी, तो सब लोग डर जाते हैं। तो वो राजीव उस तांत्रिक को बोलता है कि आप ये कैसे बता सकते हो, वो टैक्सी ड्राइवर था, कोई तांत्रिक नहीं, कोई बुरा तांत्रिक नहीं था, वो तो बस एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर था। तो फिर जिस तांत्रिक को उन्होंने बुलाया होता है, उस तांत्रिक का यही कहना होता है कि वो असल में टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो एक बुरा तांत्रिक था। तो ये बात राजीव को कुछ हजम नहीं होती है। तो फिर आखिर में वो तांत्रिक बोलता है उन्हें कि सर आप मेरी बात सुनो, जो टैक्सी का नंबर आपने नोट डाउन किया था, वो टैक्सी नंबर की इंफॉर्मेशन आरटीओ ऑफिस से निकालो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये काम कर दो। तो राजू आरटीओ ऑफिस जाता है और वहाँ से उस टैक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि असल में उस नंबर की कोई भी टैक्सी उस सिटी में नहीं है। तब उसे तांत्रिक की बात पर विश्वास होने लगता है कि कुछ तो ये सही बोल रहा है। तो राजू डरा हुआ उस तांत्रिक के पास जाता है और बोलता है कि अभी वो बूढ़ा आदमी कहाँ है, जिसे कि आप बुरा तांत्रिक बोल रहे हैं। तो तांत्रिक बोलता है कि वो तो अब नहीं रहा, जिस दिन वो आपको इस होटल के सामने छोड़ दिया उसने, तो कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। और जो आत्मा आपने भटकती हुई दिखी थी, उसकी हिस्ट्री मैं अब आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों उसने उस बुरे तांत्रिक से कहा था कि आपको वो उस कब्रिस्तान की तरफ ले आए। तो कहानी ये थी कि जो बुरी औरत जो होटल की ओनर थी, वो असल में कुछ साल पहले एकदम खुशी से जी रही थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसकी बेटी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि उस औरत की बच्ची को हार्ट का प्रॉब्लम है और वो बच्ची ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। तो डॉक्टर ने इमरजेंसी के लिए उस वुमन को ये कहा, जो कि उस लड़की की माँ थी, उसे ये कहा कि आपको जल्दी से इस बच्ची का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। अगर जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ये बच्ची मर जाएगी। तो ये बात सुनकर वो औरत अपना हार्ट उस लड़की को देने के लिए राजी हो जाती है और उसका हार्ट साइज जब वो स्कैन करती है तो वो उस बच्ची के हार्ट साइज से मैच कर जाता है। तो फिर डॉक्टर ट्रांसप्लांट करते हैं और उसकी बच्ची में उसका दिल लगा लेते हैं और उसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है, जिसकी आत्मा बाद में वहाँ पर भटकती हुई राजीव और उसके परिवार को मिलती है। तो तब राजीव को पता चलता है कि जो औरत उन्होंने देखी थी वो असल में वो औरत थी जिसने अपनी बच्ची के लिए अपनी जान दे दी थी, अपना दिल दे दिया था। और राजीव की पत्नी और उसकी बच्ची
उनमें वो उसकी खुद की बच्ची देखती थी। यह रीज़न था कि वो होटल में वो पूरा भ्रम बनाने के लिए उसने उस बुरे तांत्रिक से ये सब करवाया था। तो ये सब चीज़ें होती है, राजू को सब चीज़ें अब नॉर्मल लगने लगती हैं और वो लोग सब नॉर्मल जब होते हैं तब वो वापस बैंकॉक चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी एकदम खुशहाल तरीके से बिताने लगते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लव्ड द हॉरर स्टोरी, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट, बाय।